हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं और उसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन जाता है उसको क्लियर करते हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर बार पूछता है। आगे भी 2023 में जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस चैप्टर से कम 6 से 8 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर में सबसे पहला देखेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे, बहुत अच्छा समझ आएगा। ध्यान से सुनिए, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है। एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कोई दिक्कत है? तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है इस तरीका के, जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह बनाइएगा, थोड़ा जल्द में हो जाएगा। ये 4 है ना, तो इसको ब्रेक कीजिए, 2 गुने 2। 4 को टुकड़ा टुकड़ा कीजिए, 2 गुने 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 6 को देखिए, 2 गुने 3 लिख दीजिए, या 8 को देखिएगा तो 2 गुने, आप भी कहिएगा कि सर 4 लिख सकते हैं, लेकिन आप बताइए 4 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 क्या क्या हो सकता है, 2 गुने 2 में टूट सकता है। या आपको एलसीएम निकालना होगा तो इसे कर दीजिए। ये बताइए इसमें कौन कितना अंक यूज हुआ है, कितना अंक इसमें, ये बताइए कौन कौन अंक शामिल है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें 2 है और 3 है, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं है। बोलिए बात समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कुछ है नहीं है, तो मैच कराएंगे। 2 से 2 मैच कर गया, क्या है 2 मैच किया नहीं, तो इसको लिख देंगे। जो मैच नहीं करेगा उसको लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 3 से 2 3 मैच कर गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 से 2 से हाई 2 से हाई 2 मैच किया, एगो 2 से एगो 2 मैच किया, हाई 2 मैच कर किया नहीं किया, यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना कितना हो जाएगा 24। ये छोटा छोटा अंक है, हो सकता है बड़ा बड़ा अंक आ जाए, बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अब आइए एचसीएफ में। एचसीएफ एचसीएफ में ध्यान से देखना है कि वैसी संख्या को लेना है जो सब में हो। यहाँ सब में हो, यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। एक बार में ही 2 को ले लिए, 2। अभी बताइए 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें एक और 2 है नहीं है। अगर 2 रहता तो उसको भी ले लेते, लेकिन 2 तो नहीं है। यहाँ पे बताइए 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें है नहीं है। यानी मात्र एक ही संख्या 2 जो सभी में मिल रहा है। ठीक है, अगर यह 2 इसमें भी रहता ना, इसमें भी रहता तो एक और 2 लिख देते, क्योंकि सभी में रहता। बात समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ हमारा 2 हो गया। ऐसा ऐसा कंडीशन आप देख रहे हैं, खूब अच्छा से समझ आ रहा है। अब यहीं पे क्वेश्चन बहुत बहुत देखिए क्या पूछ सकता है, पूछ देगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का अनुपात पूछ देगा, अनुपात अनुपात पूछ देगा, रेशियो पूछ देगा। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अब बताइए एलसीएम कितना निकला है भाई, यहाँ पे 24। हाँ, एचसीएफ कितना निकला है, 2 2 सही 24 कटाइए 12, 12:1, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12:1। क्वेश्चन पूछ सकता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो गुणनफल पूछेगा तो गुना कर दीजिए, 24 दूना 48 हो जाएगा। पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ का भागफल, तो भाग कर दीजिए, यहाँ पे 24 में 2 से भाग कर दीजिए, 12 हो जाएगा। बहुत सारा कंडीशन बन जाता है। बात क्लियर? योग पूछ सकता है एलसीएम और एचसीएफ का योग, योग का मतलब जोड़, तो 24 को 2 को जोड़ दीजिए, 26 हो जाएगा। अंतर पूछ सकता है तो 24 में से 2 को घटा दीजिए, आपको हो जाएगा 22। बात समझ पा रहे हैं? किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा और डिजिट देखते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 b के पावर 7, यहाँ पे c के पावर मान लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लेते हैं 12 है, यहाँ पे a के पावर 2 है, b के पावर 8 है, c के पावर यहाँ पे 12 है। मान लेते हैं यहाँ पे 15 है, a के पावर 3 है, b के पावर 4 ले लेते हैं, b के पावर 7 है, c के पावर मान लीजिए यहाँ 14 है। ठीक है, इतने का बोल देगा एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें।
एक और बात ध्यान में रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ पूछ देगा, उसका अंतर पूछा जा सकता है, योग पूछा जा सकता है, गुणनफल पूछा जा सकता है, भागफल पूछा जा सकता है और अनुपात पूछा जा सकता है। बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, लेकिन हमको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे कर देंगे। बात समझ आ रहा है? चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ ए क्यू है, यहाँ बी के पावर 7 है, सी के पावर 10। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 5 है ना, तो 5 को ब्रेक करेंगे, तो 5 को ज्यादा ब्रेक करेंगे तो 5 गुने 1 लिखेंगे, इससे ज्यादा तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसको सेम लिख देंगे, गुना का चिन्ह देके ये 3 हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा, सी 10 हो जाएगा, सेम लिख दिया। अब इसको लिखेंगे 12 को, 12 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी के पावर 8 हो जाएगा, सी के पावर 12 हो जाएगा। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे बताइए? 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 दूना 4, 4 तीन कितना हो जाएगा 12। आई जैसा है ना वैसा उतार लीजिए, ई जैसा है ना वैसा उतार देंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, बी के पावर 8, सी के पावर 12। फिर नेक्स्ट आइए, कितना है 15, 15 कितना है, ए के पावर 4 है, बी के पावर कितना है 7 है, और सी के पावर कितना है 14 है। देखिए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, यहाँ देखिए, फिर ए के पावर 4, बी के पावर 7, सी के पावर 14, सेम बात लिख दिया है। हमको निकालना है भाई एलसीएम। कथी निकालना है? एलसीएम। देखिए सबसे पहले अंक में देखिए, अंक में देखिए कि कौन कौन अंक दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें देखना है, इसमें कि कौन कौन अंक आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 5 के अलावा कुछ दिख रहा है इसमें बताइए? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इसके अलावा भी कुछ दिखता तो हम उसको क्या करते, लिखते। अब आइए यहाँ पे, एक काम एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना है। मैक्सिमम पावर का मतलब जिसका घात अधिक हो उसी को लेना है, जिसका घात अधिक हो उसी को लेना है। तो यहाँ पे देखिए, एक के पावर 3 है, एक के पावर 2 है, एक के पावर 4 है, तो बताइए एक के पावर के 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 2 3 में सबसे ज्यादा क्या होता है? 4 है ना होता है। बी में आइए, बी का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा 8। और सी में आइए, यहाँ 10 है, 12 है, 14 है, कितना हो जाएगा 14। अब गुना करके लिख देंगे, 5 या 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, ए के पावर 4, बी के पावर 8, सी के पावर कितना हो जाएगा 14। यही आपका क्या निकल गया? एलसीएम। कोई दिक्कत है? अब यहीं से एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? देखिए, वैसी संख्या को ढूंढिए जो सब में हो, वैसी संख्या को ढूंढिए जो इसमें सब में हो, वैसा डिजिट को ढूंढना है जो इस सब में हो। बताइए क्या कोई अंक दिख रहा है? इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन एक वो ऐसा संख्या है जो सब में है। आप कहिएगा क्या? एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और एक से गुना करेंगे क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी एक है, बताइए है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा एक। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर को लेते हैं, छोटा पावर। ए में छोटा पावर कौन है? ए 3 है, यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे 4 है, ए 2 हो जाएगा। बी में बताइए 7 है, 8 है, 7 है, कितना हो जाएगा 7। सी में बताइए 10 है, 12 है, 14 है, कितना हो जाएगा 10। यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं से अंतर पूछ देगा, इसका अनुपात पूछ देगा, एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम कितना है? 30 है, ए के पावर 4 है, बी के पावर 8 है, सी के पावर कितना है 14 है। फिर यहाँ पे देखिए अनुपात है, फिर यहाँ पे ए के पावर 2 है, बी के पावर 7 है, सी के पावर 10 है। अब देखिए क्या करना है, एक बहुत अच्छा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टेक्निक है। 30 है, इधर कोई अंक नहीं ना है, तो एक है, तो 1 से 30 में भाग लगाइएगा, 30 हो जाएगा ही। अब यहाँ ए के पावर 4 है, यहाँ पे ए के पावर 2 है, घटा लीजिए, 4 में से 2 हो गया 2। यहाँ पे बी के पावर 8 है, बी के पावर 7 है, घटा लीजिए, यहाँ 8 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 1। सी के पावर 14 है, सी के पावर 10 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। बोलिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ कोई संख्या रहता ना, मान लीजिए 2 रहता, तो 2 से 30 को कटा देते थे, कितना आता 15। यहाँ पे 1 है, तो 1 से 30 को कटाएंगे तो 1 ही आ जाए, 30 आएगा। यहाँ पे ए के पावर 4 है, यहाँ पे ए के पावर 2 है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ बी के पावर 8 है, यहाँ 7 है, तो 8 में से 7 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। सी के पावर 14 है, 10 है, कितना हो जाएगा 4, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इतना ही अनुपात हो जाएगा। इसका गुणनफल पूछ सकता है आपसे, गुणनफल में गुना कर दीजिएगा, 30 में 1 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा। गुणनफल में 30 में 1 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। जब बेस समान होता है तो 4 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 8 7 15 हो जाता है।
ठीक है, 14 10 कितना हो जाता है आपको? 24 हो जाता है। बोलिए, यहां से आप दिमाग में ही बैठा लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन हो आपको डायरेक्ट सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसके बाद अंतर पूछे तो घटा देंगे, योग पूछे जोड़ देंगे, अनुपात पूछे तो अनुपात लगा देंगे जैसा ही बना है। ठीक है, भागफल पूछे भाग दे देंगे, गुणनफल पूछे गुना कर देंगे। क्या दिक्कत है? बात क्लियर समझ आ रहा है? चलिए, तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसमें सभी टोटल चीज को आपको निकाल के बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, क्लियर? अब यहां देखिए, ध्यान से सुनने वाला बात है, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं इसका आप बना सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालेगा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालेगा, गुणनफल निकालेगा, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए, एलसीएम गुण एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। मतलब हुआ लसा गुने मसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अभी बताइए, यहां से एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम को रख देंगे, एचसीएफ को उधर भेज देंगे। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ को रख देंगे और एलसीएम को उधर भेज देंगे। अगर मान लीजिए पहली संख्या गिवन है, पहली संख्या दिया हुआ है, हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दूसरी को रख देंगे, पहली को इधर भेज देंगे। बात समझ आ रहा है? अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी बोला जा सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1600। यदि मौसा 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, यही फॉर्मूला सेम, एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दिया है भाई? 5, 5 लिख देंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, गुना का मतलब होता है गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 1600। यहाँ आ जाएगा कितना? 1600। ये बात है, एलसीएम हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 1600, भागा में कितना हो जाएगा? 5। तो एलसीएम कितना हमको गिवन हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 या 15, आई 15 ये 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 0 320 हो जाएगा आपका एलसीएम। बात समझ में आ रहा है खूब अच्छा से? यानी आप देखिए, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या भी दे देगा, दूसरी संख्या आपको निकालना है, यानी 3 को कंडीशन देगा और उसमें एक कंडीशन आपसे पूछ देगा, पूछेगा किसी संख्या का किसी दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे अभी क्वेश्चन है, यहाँ 1600 दे सकता है, 1800 दे सकता है, कुछ दे सकता है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे मौसा दिया है, हो सकता है लौसा दे दे, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। अब जब भी एग्जाम में जाइए ना तो ये मत समझिए कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्या क्वेश्चन हो सकता है ये दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हम बना लेंगे। इतना दिमाग में अहम होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बना लेंगे, ये गर्व की बात होती है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ मेन पॉइंट है इसका, कुछ अच्छा पॉइंट है, आप समझ गए होंगे भाई। ये एलसीएम अगर मान लीजिए यहाँ पे एचसीएफ दिया है, अगर एलसीएम देता तो एलसीएम मान लीजिए 320 देता, जैसे हम करके दिखाते हैं, एलसीएम 320 है ना, यहीं से हम ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मौसा ना देके यहाँ पे लौसा देता, लौसा 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 दे देता आपको 320 दे देता, तो बताइए, तो पूछ देता कि मौसा क्या है, यहाँ पे पूछेगा मौसा क्या है, मौसा कुछ नहीं करना है, ये यही फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। एलसीएम बताइए कितना है? 320 गुने एचसीएफ पता है? नहीं है, एचसीएफ तो निकालना है, यहीं से पूछ रहा है भाई। आइए बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है? 1600 दिया है, एचसीएफ हमको निकालना है, क्या करेंगे भाई? 1600 है, नीचे कितना जाएगा? 320 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको? 5 हो जाएगा, कटाएंगे तो आप देख लीजिए, बोलिए बात समझ में आ रहा है खूब अच्छा से? कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ध्यान से सुनिए। जब दो लगातार संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया,
5 6 हो सकता है, 10 11 हो सकता है। कोई भी लगातार संख्या का जो एचसीएफ निकलता है वो हर हमेशा एक होता है। ठीक है, अब वही एलसीएम इसका निकलेगा, एलसीएम एलसीएम निकालिएगा इसी संख्या का, तो ये दोनों गुना हो जाता है। 3 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 12। बात समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से। यानी कहने का मतलब दो अगर लगातार संख्या होती है तो उसका एचसीएफ हर हमेशा एक होता है और एलसीएम जो होता है गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए या बी कोई दे देगा, इसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ लगातार है एक हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम की बात की जाए तो ए गुने का हो सकता है, बी हो सकता है। ए गुने क्या हो जाएगा, बी। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एगो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? भाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 21 लिखते हैं, 21 तो ये क्या है, एक से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, आप खुद 21 से कट जाएगा। बताइए, तो एक का स्वयं के अलावा अदर से अगर जो कट रहा है उसे कौन संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और वही अगर 19 ले लेते हैं, 19 तो क्या एक 19 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, बात क्लियर, उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। अब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए उसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। तो आपको यहाँ पे बहुत सुंदर क्वेश्चन हो सकता है, दो जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट सकता है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, 4 नहीं होगा, 4 देखिए एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए? तो एक और स्वयं के अलावा क्या चीज से कट रहा है, दूसरा एक और स्वयं स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए ना, तो समझिए क्या है, भाज्य है। और सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे क्या हो जाएगा, अभाज्य। इतना बात आपको समझ आ रहा होगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब थोड़ा परिमेय अपरिमेय को समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको रेशनल बोला जाता है, इसको इरेशनल बोला जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है उसे क्या बोला जाता है, पी बटा क्यू कहिए, ए बटा बी कहिए। लेकिन नीचे वाला यहाँ जो क्यू वाला है ना, क्यू क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बताइए, यहाँ पे बी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी आप डायरेक्ट समझिए कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा जीरो क्या परिमेय संख्या है, एकदम है, इसको कुछ नहीं तो 1 यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? ये बताइए जीरो क्यों नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाएगा? यहाँ मान लीजिए 3 है, इधर जीरो रखिएगा, हम खूब अच्छा से एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। भाई 12 है, मान लीजिए 3 है, तो हमको भागा देना है, तो 3 है, यहाँ से कथी से 3 में गुना करें कि 12 हो जाए, तो आप कहिएगा कि 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन ऐसी संख्या है कि जीरो से गुना करें तो 3 हो जाए। आप कहिएगा कि सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1 में जीरो से गुना करेंगे क्या कभी मिलेगा 3? नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं मिलेगा, 3 n नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे कोई भी अगर संख्या रखें, अगर जीरो से गुना करें तो कभी 3 हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है अपरिभाषित, परिभाषा इसका नहीं दिया जा सकता। बात समझ पा रहे हैं खूब अच्छे से? हम जानते हैं कि 4 में 3 से गुना करने पर 12 मिलता है। यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। 5 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट समझिए 3 है, कितना से गुना यहाँ पे करेंगे कि 15 हो जाएगा। अब यही बात मान लीजिए 0 और नीचे मान लीजिए 1 है, ये क्यों परिमेय है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखिएगा कि 1 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 0। 0 में अगर 1 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 1 से गुना करें तो 2 होगा। तो कौन संख्या आ रहा है, 0।
जीरो कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होता है। अब ध्यान से सुनिए खूब अच्छा से। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे 3.4, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 1। और दशमलव के इधर कौ अंक है भाई? एगो, तो एगो जीरो बैठा देंगे, यानी 34/10। इसको कटाएंगे तो 17 दूना 34 हो जाए, 5 दूना 10 हो जाए। बोलिए, यहाँ देखिए p बटा q के रूप में आ गया कि नहीं? p बटा q, यानी कहने का मतलब 3.4 जो है ये परिमेय संख्या है। हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वही देखिए 3 दशमलव यहाँ 4 2, ये भी परिमेय संख्या है। दशमलव इधर हटाएंगे, दशमलव के बदले 1, इधर कौ गो अंक है? दो गो, तो 2 गो जीरो बैठा देंगे, यानी 342। अब आटा में कितना हो जाएगा? 100। आप लोग कटा लीजिएगा, ये हो जाएगा p बटा q। फॉर्म में आया कि नहीं? कौन संख्या? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब ऐसी संख्या, एक और बात यहाँ पे बता रहा है, आवर्त। थोड़ा आवर्त का कॉन्सेप्ट समझिएगा खूब अच्छा से। आवर्त, जिसको रेकुरिंग बोला जाता है, रेकुरिंग, रेकुरिंग, और हिंदी में क्या बोला जाता है? आवर्त। आवर्त या बार इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0.3333 बार बार 3 3 आ रहा है, तो क्या ये बार बार जो आ रहा है 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसको समाप्त किया जा सकता है? हाँ, समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे बार लगाकर। इसी को बोलते हैं आवर्त। आवर्त लगा के इसको समाप्त कर सकते हैं। तो बोलेगा बताइए इसको p बटा q के रूप में लिखिए, तो आप 3 लिख दीजिएगा। को संख्या पर रेकरिंग है? एगो संख्या पर, तो एगो 9 बैठा दीजिएगा, कटा दीजिए 1/3। जब इसका भागा दीजिएगा ना तो ये मिल जाएगा, देख लीजिए, जांच कर दे रहा है, 1 है ना, तो 0 दशमलव यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, दशमलव बैठा है, 10 बैठा देंगे, फिर 3 3 का 9, फिर वहीं प्रोसेस होते जाएगा, फिर 3 3 का 9। देख रहे हैं ना, हर स्थिति में ही मिल रहा है। तो 0.3 पर हम रेकरिंग लगा सकते हैं, यानी हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से बात ही समझ गए होंगे कि अगर कोई भी संख्या रिपीट करती है तो परिमेय संख्या होती है। बोलिए, बात क्लियर? कोई भी संख्या अगर रिपीट कर रही है तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं 3.2 है, इस पे रेकरिंग है, इसको कैसे समझेंगे? पहले टोटल लिखिए, टोटल कितना है? 32। टोटल पहले समझिए कि रेकरिंग है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 32। किस पर रेकरिंग नहीं है भाई? 3 पर, तो 3 को घटा लेंगे। और नीचे कितना हो जाएगा? एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9 बैठा लीजिए। बोलिए, 2 गो संख्या पर रेकरिंग रहता था, 2 गो 9 बैठाते, 3 गो पर रहता था, 3 गो। अब 32 में से 3 घटाएंगे, 29। 29 कितना हो जाएगा? 9। भागा देंगे तो इतना ही आएगा। देखिए, अब 9 में 29 से भागा कर दें, आप देखिएगा खूब अच्छा से। यहाँ यहाँ ऊपर थोड़ा लिख रहा है, 9 में अगर 29 से भागा दें तो आप देखिए, 9 दूना 18, 9 तिरका कितना होता है? 27। हासिल कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, 0। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। फिर कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 2 बैठाएंगे, फिर 9 दूना 18, फिर 2, फिर ऐसे 20 हो जाएगा। यानी इसका रिपीट हो जाएगा, 3.2 बार बार आएगा। तो हम इसको समाप्त कर सकते हैं, 3.2 पर रेकरिंग। इसी को ना यहाँ पे p बटा q के रूप में लिखे हैं। बोलिए, बात समझ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस चीज को। क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा 0.5 पर रेकरिंग को p बटा q के रूप में लिखे, p बटा q के रूप में लिखे। बात क्लियर? यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना। 0.5 पर रेकरिंग है ना, तो 5 लिख दीजिए। कौगो संख्या पर रेकरिंग है? एगो पर, तो एगो 9 बैठा दीजिए। क्या p बटा q के रूप में आ गया? हो गया आंसर, आंसर हो गया। बोलिए, यहाँ पे 0.32 है, ऐसे मान लीजिए। तो कौगो टोटल कितना है? 32। कौगो संख्या पर रेकरिंग है? तो यहाँ पे 2 गो, तो 2 गो 9 बैठा दीजिए। 3 गो संख्या पर होता, 3 गो 9 बैठा देते। 4 गो पर होता, 4 गो 9 बैठा देते। बोलिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं 3.2 पर ऐसे रेकरिंग है, ऐसे। यहाँ पे दूसरा अंक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे रेकरिंग है। तो आपको टोटल लिखना है, टोटल। आप समझिए कि रेकरिंग है ही नहीं, तो टोटल लिखना है, तो 42 हो जाएगा। 42 में से किस पर रेकरिंग नहीं है? तो 4 पर, तो 4 को घटा लीजिए,
बटा कौगो संख्या पर रेकरिंग है एगो पर, तो एगो 9 बैठा लीजिए। 42 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 42 में से अगर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 38। 38 बटा कितना हो जाएगा? 9। भागा दे के दीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। फिर क्या पी बटा क्यू के रूप में हो गया? आराम से हो गया। बोलिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। यहाँ पे अभी अपरिमेय को हटाते हैं। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं 0 यहाँ पे 3.25 इस पर रेकरिंग है। तब क्या करेंगे? पूरा का पूरा पहले लिखेंगे, 325 लिखेंगे इसे, लिख दिए। माइनस किस पर रेकरिंग नहीं है? 32 पर, 32 ऐसे लिख दीजिए। कौगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो पर एगो 9 बैठा दीजिए। कौगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के इधर देखना है, दशमलव के इधर, न कि इधर देखना, इधर देखना, इस साइड। तो कौगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तेगो 0 बैठा दीजिए। अब आप देखिएगा तो 325 में से 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, हो जाएगा 293, हो जाएगा 90। बोलिए, अब कटा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी बटा क्यू के रूप में आया कि नहीं? आ गया। तो बताइए कौन सी संख्या हो गई? बताइए, परिमेय हो गया कि नहीं? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय है। बोलिए, किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। चले आगे चले, इसको कटाइएगा तो आपको मिल जाएगा कितना? 3 से यहाँ 9 तीर का 27 हो जाएगा, 27 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 23 हो जाएगा। वो 23, 23 3 से नहीं कटेगा, और 3 से कट ये नहीं कटेगा। ठीक है, उतना ही हो जाएगा आंसर। भागा दीजिएगा ना, 90 में 200 कितना से इतना से, देख लीजिए, भागा दे के बता देते हैं। 90 में 200 कितना हो जाएगा? 93। तो हो जाएगा 9 तीर का 27, 270 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, खत्म हो जाएगा भाई। फिर 200 ऐसे रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा, एकदम इसमें आएगा, 13 में 60 हो जाएगा 5, फिर ये खत्म हो जाएगा। बताइए, यहाँ फिर दशमलव देंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दशमलव देना चाहिए था, फिर 2 यहाँ पे, तब ना 9 दूना 18 कितना 180 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 500 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9 पचे कितना होता है? 9 पचे 45, 450 हो जाएगा। बताइए, घटाएंगे तो फिर 50 होगा। फिर दशमलव हिले है तो 0 बैठा सकते हैं। फिर 9 पचे 45, फिर 450 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर ऐसे चलते रहेगा। यानी 3.25 किस पर बार बार रिपीट कौन कर रहा है? 5 तो 5 पर एक रिंग लगा देंगे। ऐसी को पी बटा क्यू के रूप में यहाँ बदले हैं। कोई दिक्कत है? इतना बात आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। बोलेगा इतना का पी बटा क्यू के रूप में ना, हमने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे, बोलिए, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको देखना दशमलव के बाद इधर, अगर दशमलव के बाद एक अंक पर है ना रेकरिंग, तो एगो 9 बैठा देंगे, 2 पर आता तो 2। और देखना है किस पर रेकरिंग नहीं है, कितना अंक पर, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 बैठाएंगे। अगर 2 अंक पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 0 बैठाते। अब बात खूब अच्छा से समझ चुके हैं। चलिए आगे की ओर चला जाए। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट आराम से ले सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है। बोलेगा रूट 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 16, रूट 16 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय, अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय की पहचान करने के लिए क्वेश्चन देता है। तो उसके लिए ध्यान से सुनिए, अगर रूट में कोई अंक हो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, जिसका वर्गमूल वर्गमूल पूरा पूरा निकले, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले निकले पूरा पूरा निकले, तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और रूट में अगर कोई संख्या है, रूट में कोई अंक है, संख्या है, अंक कोई हो सकता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, पूरा पूरा न निकले, कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए, कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 हो जाएगा,
9 पूछेगा कौन संख्या है बताइए, 9 का वर्गमूल निकल सकता है तो कितना हो जाएगा 3। क्या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन नहीं है 15, बताइए 15 है तो 15 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, पूरा पूरा निकलना चाहिए तो नहीं निकलता है भाई, इसको ज्यादा खिसियाएंगे तो 3 गुना 5 लिखेंगे, कहाँ निकल रहा है। तो क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस बात को समझ गए हैं? मान लेते हैं यहाँ रूट में 15 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए, रूट के अंदर अंदर कटाइए, 3 में 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट, तो यहाँ पे, तो बताइए कौन संख्या निकल गया, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 3 प्लस रूट 2 कौन सी संख्या है, तो हई तो कौन संख्या है, अपरिमेय। लेकिन हई आपको लग रहा है कि परिमेय है, नहीं, अगर अपरिमेय के साथ प्लस माइनस कुछ हो और उसके बाद परिमेय दो दिया हो तो हर हमेशा वो सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाती है, तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बोलिए बात समझ आ रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ही नहीं देखना कि परिमेय, नहीं, यहाँ पे देखना है कि परिमेय नहीं ना है, अपरिमेय है तो पूरा का पूरा अपरिमेय हो जाएगा, है कि इसका इसका रूट में निकालिएगा तो ये कभी कटेगा नहीं, आपको कभी नहीं कटेगा, ये अशांत होगा, एकदम चलते चला जाएगा, कभी भी रेकरिंग का कंडीशन नहीं आ जाएगा, रेकरिंग कभी ये भी नहीं करेगा। और उसमें 3 जोड़िएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। बात समझ आ रहा है। यहाँ से मान लीजिए 5, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे ऐसे √3 है, बताइए कौन संख्या, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/1 p/q परिमेय संख्या, बताइए। इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, डायरेक्ट ही समझिए, रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होगा, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा। इस बात को समझ रहे हैं खूब अच्छा से, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन, एक कोई एक कोई ए एक कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है, निम्न में कौन विषम पूर्णांक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन देगा, मतलब 6q, यहाँ पे दे देगा आपको बी में 6q+4, सी में दे देगा 6q+3, यहाँ पे डी में दे देगा 6q+1, बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट ही समझ ले, विषम पूर्णांक बोला है, विषम पूर्णांक, आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्टकट टेक्निक है। 3 कौन संख्या है, विषम, ये भी कौन संख्या है, विषम। यहाँ ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा गलती दे दिए हैं, यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 विषम है, इस सम है, यो सम है, कहाँ है, 0 है तो सम न है, यहाँ पे कथी हो गया, यो सम है, तो हयो सम हो जाएगा, यहाँ पे हयो सम हो जाएगा, हयो सम हो जाएगा, तो विषम कौन हो जाएगा, ई वाला, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। बोलिए, यहीं पे अगर सम कहता कि धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक में क्या होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई भी ऑप्शन में होगा, बताइए। यहाँ से ध्यान से ही समझिए कि यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को अगर चेंज कर दें यहाँ से, यहीं पे विषम सम लगा दें, सम धनात्मक पूर्णांक, सम सम पूर्णांक लगा दें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए 6q+2 दे दें, 6q+1 दे दें, यहाँ पे सी में दे दें 6q+3 दे दें, और डी में NT दे दें, नन ऑफ दिस दे दें, बताइए क्या कीजिएगा। सम धनात्मक सम, यहाँ पे देखिएगा ना तो ये कौन संख्या है, सम, ऑप्शन हो जाएगा, क्या कि हई विषम है। बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन आया है बार बार एग्जाम में पूछने की संभावना बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं, इसको खूब अच्छा समझ गया, सम है ना तो इसमें खाली देखना है, इधर इधर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, इधर देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये विषम है, ये विषम है, सम हो जाएगा, हो जाएगा आंसर। बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से, बोलेगा यहाँ पे 64 में
2 का घातांक है, यहाँ पे दे देगा 64 में 2 का घातांक, यहाँ पे दे देगा 125 में 5 का घातांक। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। 64 है, इसका फैक्टराइज कीजिए। 2 है तो ये कितना जगह 32 दूना 64 हो जाएगा, फिर 2 है तो 16 हो जाएगा, फिर 2 है तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 है तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 है तो कितना हो जाएगा 2। बोलिए 2 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ऐसे देखिए 2 एक कमी कितना हो जाएगा 2, एक दही हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे समझ गया। यहाँ पे 2 का घातांक पूछा है तो 2 यहाँ से देखिए 2 कौन बेर है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा। ऑप्शन में ए में रहेगा 3, बी में रहेगा 5, सी में रहेगा 6, डी में रहेगा 12। तो बताइए 2 का घातांक कितना आ रहा है 6, ऑप्शन नंबर कते हो जाएगा सी। इस बात को समझ गया। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा 125 में 5 का घातांक पूछ देगा आपसे। बताइए कैसे बनाइएगा क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से 125 है, यहाँ देखेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 25 25 125 फिर 5 हो जाएगा, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो घातांक ऑप्शन में कितना रहेगा 3। इस बात को समझ गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जगह मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 96 का बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे 96 को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे देखिए 96 लिख देना है ऐसे। चलिए यहाँ से 3 से आइए, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से आइए, 2 से आइएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से आइए तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से आइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से आइए तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा खूब अच्छा से, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, यानी ध्यान से सुनिए, 96 दे देगा, यहाँ पे 44 देगा, 45 देगा, 32 देगा, 64 देगा, कुछ भी दे सकता है आपसे। अब पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर, ध्यान से सुनिए। बोलेगा सम संख्या का व्यापक रूप कितना होता है, सम संख्या का व्यापक रूप। तो सम संख्या का व्यापक रूप कितना होता है, हम लोग जानते हैं 2 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। ये बात बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक ले 2n तक ले जाएगा, जहाँ n क्या हो जाएगा भाई, नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। n की जगह पे कोई संख्या रख के देखिए आप, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कौन संख्या निकल के आ रहा है, सम संख्या। 3 रखिए तो 3 दूना 6, सम संख्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे 5 रखिए, 5 दूना 10, सम संख्या। 11 रखिए, 11 दूना 22, सम संख्या निकल के आ रहा है। यानी सम संख्या का व्यापक रूप कितना हो जाएगा 2n। अब वही विषम संख्या का पूछ देगा, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 1 है, 3 है, यहाँ 5 है, डॉट 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 2n + 1 हो जाएगा, या आपको हो जाएगा 2n - 1 हो जाएगा। n क्या है भाई, n है आपका नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे n के जगह पे कोई संख्या रखिए, नेचुरल नंबर रखना है, तो मान लेते हैं 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7, कौन संख्या निकला, विषम संख्या। यहाँ पे रखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 5, कौन संख्या निकला, विषम संख्या। यहाँ पे 7 रख के देखते हैं, 7 दूना 14 15, कौन संख्या, विषम संख्या। यहाँ पे 7 दूना 14, 14 में से गया 13, कौन संख्या, विषम। इस बात को समझ गया। यहाँ पे कोई पूछेगा कि सम संख्या का व्यापक रूप कितना होता है 2n, और विषम संख्या का व्यापक रूप कितना होता है 2n + 1 या 2n - 1। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन है, सअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 और 6 के HCF 1 होगा क्या, नहीं होगा। 4 और 6 का HCF 2 हो जाएगा। देखिए
4 को हम ब्रेक करेंगे इसे, 4 को तो 2 गुने 2 हो जाएगा, और 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो है एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 2। बताइए है क्या, नहीं है। तो ये सभाज्य संख्या है नहीं। ये बताइए 18 हो सकता है, मान लीजिए 18 21 हो सकता है सभाज्य संख्या, नहीं होगा। हम क्या बोले हैं, वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो 18 3 आ जाएगा, इसमें इसमें भी 3 आ जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। हम क्या बता रहे हैं, 1 होना चाहिए। क्या क्या 18 25 हो सकता है, बोलिए, आराम से हो सकता है 18 या 25। कभी कभी इसमें देखिए, इसमें कभी भी आपका एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा, 1। जैसे 18 को हम ज्यादा ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 दूना 18। अब 25 को ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5। तो बताइए इसमें भी एक कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा, 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए सौ अभाज्य संख्या है कि नहीं, एकदम है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी प्रकार की डाउट। चलिए तो हम बहुत सारा क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका देखते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए कुछ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको शांत और अशांत बोला जाता है, शांत अशांत अशांत, इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर ऊपर कोई संख्या रहे, ऊपर कोई अंक रहे, और नीचे अगर 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, यानी कहने का मतलब 2 के पावर कुछ हो और 5 के पावर कुछ हो तो शांत हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 है, मान लीजिए 19/10, तो क्या ये शांत हो सकता है, तो हम देखेंगे तो 19, यहाँ देख लीजिए नीचे लिख रहे हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 19 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, क्या 2 और 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अशांत में है, ये थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, अशांत में, अशांत। ऊपर कोई अंक हो और नीचे 2 के पावर कुछ हो और 5 के पावर कुछ हो, और उसके अलावा अदर भी कोई संख्या हो, अदर डिजिट हो, अदर डिजिट, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे में मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या, मान लेते हैं 19 ले लिए, यहाँ 2 हो गया, 5 हो गया, मान लीजिए 3 आ गया, तो 2 5 तो है, ठीक है, लेकिन 3 भी है, तो 3 बताइए होना चाहिए, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या 2 रहेगा तभी हो सकता है, एकदम हो सकता है, 2 रहेगा, बताइए। मान ली यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो 1 भी है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ 2 है के पावर 1 और 5 के पावर 0 हम नहीं कर सकते हैं, क्या कि देखिए कोई भी संख्या रहता है उस पर हम 0 बैठाते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है, वो दुनिया का कोई भी अंक हो अगर उस पर 0 हम बैठाएं, उसका वैल्यू कितना हो जाए, वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए किस कैटेगरी में चला गया, इस शांत में, बोलिए। तो 2 भी रहेगा तब वो शांत होगा, 5 भी रहेगा तब वो शांत होगा, 2 5 रहेगा तभी शांत होगा। 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट है तो क्या हो जाएगा, अशांत। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो लोगों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए लोगों में, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।